चुनावी प्रक्रिया को और लोकतंत्र के पार्टी वाले जो हिस्सा है उसका मिसयूज करके लोग पैसा कमा रहे हैं। एनडीए में भी कई दल कम सीटों के बावजूद एडजस्ट कर रहे हैं। इस देश के न्यायालयों पर या चुनाव आयोग पर या सीबीआई पर आरोप लगाते हैं तो निश्चित ही आप कहीं ना कहीं संविधान को और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को भी चुनौती देते हैं। 334 पार्टियों की मान्यता समाप्त हो गई है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जांच पड़ताल। तो देखिए, आज जांच पड़ताल में एक विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक नमन जी भी मौजूद हैं। तो देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले ही चुनाव आयोग ने ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है कि बिहार की 17 पार्टियों के चुनाव लड़ने का सपना टूट गया है। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। सर, जिस तरीके से चुनाव आयोग लगातार एक्शन कर रहा है, पहले एसआईआर की प्रक्रिया को लाता है, वो भी चुनाव के महज कुछ 2-3 महीने पहले, जिस पर इतना विवाद पहले से ही हो रहा है, और फिर अचानक से 17 पार्टियों का नाम एक साथ हटा देना और उनके सपनों को तोड़ देना। देखिए, आप जैसे बोल रहे हो वैसे तो लग रहा है कि चुनाव आयोग ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन सच्चाई यही है कि लोकतंत्र के अपने कायदे हैं, चुनावी प्रक्रियाओं के भी अपने हिसाब हैं, और जो उस हिसाब में नहीं बैठेगा उसे तो निश्चित ही बाहर किया ही जाएगा। लेकिन हाँ, चुनाव के ऐन मौके पर आकर 2 महीने में चुनाव है और एकाएक 17 पार्टियों का तो केवल बिहार से हुआ है। 334 पार्टियों की मान्यता समाप्त हो गई है, डिलिस्टेड कर दिया गया। 334 पार्टी निरस्त कर दिया गया है। वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है। मुझे तो चुनाव आयोग भी चुनावी प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंट बनाने को लेकर या और फुल प्रूफ बनाने को लेकर काम कर रहा है, जिसके तहत ही एसआईआर वाला भी जो मुद्दा है वो आया था। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इस पर देख रहे हैं। लगातार विवाद है। जी बिल्कुल। तेजस्वी यादव के 2 इपिक नंबर थे कल तक। अब आज से बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के भी 2 वोटर आईडी और इपिक नंबर तेजस्वी ने सार्वजनिक कर दिए हैं। तो इट्स हाईली लाइकली कि आने वाले समय में चुनाव आयोग और पिसेगा इस लफड़े में। लेकिन चूंकि एक स्वतंत्र संस्थान है, स्वायत्त बॉडी है, और उसमें जो प्रक्रियाएं आज तक इस लोकतंत्र में देश के हुई हैं आजादी के बाद से, उसमें सवाल तो कई लोगों ने खड़े किए हैं। लेकिन अगर आप इस देश के न्यायालयों पर या चुनाव आयोग पर या सीबीआई पर आरोप लगाते हैं तो निश्चित ही आप कहीं ना कहीं संविधान को और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को भी चुनौती देते हैं। तो विपक्ष भी थोड़ा फंसा पड़ा हुआ है इसमें, और खासतौर पे जब तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक किया कि भाई देखिए गड़बड़ियां हो रही हैं, राहुल गांधी ने साबित किया कि गड़बड़ियां हो रही हैं। अब मजेदार बात है कि जिस कर्नाटक में खेल होने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वहां सरकार उनकी है जी। और जिस मतलब बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी घेरने चले थे कि जो सीमांचल के इलाके हैं उनमें ज्यादा वोट काटने की स्थिति उत्पन्न करेंगे ये लोग, मुस्लिम वोट को कम करेंगे ताकि हमारा नंबर घट सके। लेकिन पटना जैसे जगहों का जब 3 लाख वोटर्स का संख्या कट जाता है तो निश्चित ही ये इशारा इस बात का करता है कि कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग साफ सुथरे ढंग से कर रहा है। लेकिन चुनाव एसआईआर पर तो हम चर्चा अभी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ पार्टियों को लेकर चर्चा करेंगे कि बिहार की जो 17 पार्टियां जिनको डिलिस्ट किया गया है उनका नाम क्या क्या है। हम चाहेंगे सर कि आप जो आपने कहा कि बिहार की 17 पार्टियां हैं उनके बारे में आप थोड़ा जानकारी जो है वो दे दें। मैं उनका नाम बताता हूँ। आपके पास लिस्ट है क्या नाम का? जी मेरे पास तो है लिस्ट, यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ जी। चुनाव आयोग ने जिन 17 पार्टियों का बिहार में डिलिस्ट किया है नाम, उसमें है भारतीय बैकवर्ड पार्टी जो फ्रेजर रोड पटना में रजिस्टर्ड है, भारतीय स्वराज दल जो एग्जीशन रोड पटना में रजिस्टर्ड है, भारतीय युवा पार्टी डेमोक्रेटिक जो गुलजारबाग पटना में रजिस्टर्ड है, भारतीय जनतंत्र सनातन दल चरित्रवन बक्सर में है ये चरित्रवन, बिहार जनता पार्टी दौलतगंज सारण में रजिस्टर्ड है, देसी किसान पार्टी लखीबाग मानपुर गया में है, गांधी प्रकाश पार्टी सिकटी कैमूर में है, हिमाद्री जनरक्षक समाजवादी विकास पार्टी जनसेवक उदुरा बक्सर में है, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी बिरचंद पटेल पटना में रजिस्टर्ड है, क्रांतिकारी विकास दल गुलजारबाग पटना में रजिस्टर्ड है, लोक आवाज दल विष्णुपुरी पटना में रजिस्टर्ड है, लोकतांत्रिक समता दल दरोगा प्रसाद राय पथ पर पटना में रजिस्टर्ड है, नेशनल जनता पार्टी इंडियन मोहम्मदपुर हरी वैशाली में रजिस्टर्ड है, राष्ट्रवादी जन कांग्रेस
राजवंशी नगर पटना में रजिस्टर्ड है। जी। राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी एजी कॉलोनी पटना में रजिस्टर्ड है। जी। ये भी एक ऐसी पार्टी जो काफी एक्टिव थी बिहार में। सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी जो है वो बोरिंग कैनाल रोड में रजिस्टर्ड है। और व्यवसायी किसान अल्पसंख्यक मोर्चा महाराजगंज जमुई में ये रजिस्टर्ड है। जी। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, आपने पार्टियां तो बताई, लेकिन इनमें कोई भी पार्टी ऐसी नजर नहीं आ रही है जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट बिहार में इस चुनाव में कर सके। देखिए, ये तो वो लिस्ट है जो जारी किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। इनमें इनके अलावा बिहार की मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझदार हैं, समझ लीजिए, बिहार के कई दल, दोनों गठबंधनों के कई दलों पर तलवार लटकी हुई है। जी बिल्कुल, मैं नाम ले भी लेता हूँ। मुकेश सहनी की पार्टी पर भी तलवार लटकी हुई है। कई बार उनका सिंबल फ्रीज किया गया। जी बिल्कुल, हमेशा से ही देखा गया उनके साथ हुआ है। पशुपति पारस दूसरी तरफ है, उनकी पार्टी भी पिछले चुनाव में शामिल नहीं हुई थी। बिल्कुल। और मैं वो नियम बताऊंगा आपकी, और वो नियम भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि आखिर कैसे कोई पार्टी अनरजिस्टर होती है, डिलिस्ट किया जाता है, निरस्त किया जाता है, उसके सिंबल फ्रीज क्यों किया जाता है, वो मैं बताऊंगा। इसीलिए ये वीडियो हम बनाने आए हैं कि कुछ पार्टियां और हैं जो इस जद में आ सकती हैं, जो बहुत आसानी से किसी वक्त उनका सिंबल फ्रीज हो सकता है। देखिए, दबाव तो है वीआईपी पर भी कि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। पिछली बार आपने देखा था कि साथ में रहते हुए भी तेजस्वी के लोकसभा के दौरान मुकेश सहनी पटना साहिब में फ्रेंडली फाइट लड़े थे। और आपने देखा होगा कि सीटों को लेकर सारे दल ज्यादा सीट डिमांड कर रहे हैं। दरअसल सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स अगर कोई पार्टी नहीं लड़ती है किसी चुनाव में और एक सर्टेन नंबर ऑफ वोट्स उसको नहीं आते हैं, तो उस पार्टी को डिलिस्ट किया जा सकता है। ये चुनाव आयोग के नियम है। बिल्कुल। और इसी वजह से ये सारा पेच फंसा हुआ। दरअसल जो एक्ट है उसके बारे में बताता हूँ। निर्वाचन आयोग की आरपी एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत साफ किया जा चुका है कि राजनीतिक दलों के पंजीकरण के बाद 5 साल के अंदर चुनाव लड़ना आवश्यक है। अगर कोई दल 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ता है तो उसे सूची से हटाया जा सकता है। बिहार की 17 पार्टियां इसी जद में फंसी हैं और 334 पार्टियां पूरे देश भर में इसी वजह से निष्क्रिय पाई गई हैं और उन्हें इनसे हटाने की कोशिश की जा रही है। RUPPS बोला जाता है उनको। और इसमें झारखंड की भी 5 पार्टियां जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है। और मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूं कि एग्जैक्टली जो निरस्त किया जाता है या किसी पार्टी को लेकर चुनाव आयोग अगर कोई फैसला लेता है इस तरीके का तो वो कैसे लेता है। देखिए, सबसे पहला कारण है अगर किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन छिनता है तो कारण है चुनाव में भाग नहीं लेना। पशुपति पारस पिछले चुनाव में भाग नहीं आए थे वो, बिल्कुल। तो उस वजह से उन पर तलवार लटकती है। यदि कोई राजनीतिक दल लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है या भाग नहीं लेता है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। दूसरा, निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन, यानी वित्तीय पारदर्शिता की कमी, यानी जो अभी इलेक्ट्रो बॉन्ड्स वाला आपने सुना था पूरा मामला, उसको लेकर भी विवाद चल रहा है। यदि कोई दल अपने लेखा परीक्षित खातों में समय पर ECI को प्रस्तुत नहीं करता है तो इससे भी समस्या होगी। RLSP जब दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की गई थी तो इसमें एक समस्या ये आई थी। उन्होंने कुछ गलती नहीं की थी, लेकिन उसका टैक्स जो है वो बाद में जब ये गए थे तो नहीं हो पाया था क्योंकि विलय कर दिया था पार्टी का संगठनात्मक, और इसलिए नई पार्टी बनानी पड़ी RLM। संगठनात्मक चुनाव न कराना, यदि दल समय पर अपने आंतरिक संगठनात्मक चुनाव आयोजित नहीं करता है तब भी उसका सिंबल फ्रीज हो सकता है और पार्टी नष्ट किया जा सकती है। आपने देखा होगा अक्सर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद निश्चित होते हैं, फिक्स होता है, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत होता है। होता क्या है कि चुनाव में एक बहुत बड़ा लूप छोड़ा गया है कि चुनाव की प्रक्रिया होती है लेकिन एक बैठक करके अधिकृत कर दिया जाता है किसी एक व्यक्ति को कि वो तय करेंगे कि कौन होंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष। ये विभिन्न पार्टियों ने इसका मिसयूज इस चीज का किया है। राजद कई बार कर चुकी है, जदयू कई बार कर चुकी है, RLM और जो अन्य पार्टियां हैं, लोजपा है, वो कई बार इसको मिसयूज कर चुकी है। अब मिसयूज या यूज जो भी आप कहिए, नियम है तो उसका फायदा तो लोग उठाएंगे ही उठाएंगे। वही है कहीं ना कहीं। और आवश्यक विवरण न देना, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत दलों को अपने नाम, पते, जो पदाधिकारी आदि की जानकारी देना अनिवार्य है। किसी भी परिवर्तन को तुरंत ECI को सूचित करना होता है। इस नियम का पालन नहीं करना मान्यता रद्द करा सकता है। 334 जो पार्टियां पूरे देश भर में अनरजिस्टर की गई हैं, इनमें से ज्यादातर पार्टियों को जब चुनाव आयोग सर्च करने गया उनका पता और उनके कार्यालय को, तो कार्यालय नहीं मिला। आपने देखा होगा IP गुप्ता ने तुरंत कार्यालय कलीग बनाया है। उसका कारण क्या है? कार्यालय होना चाहिए पार्टी का। एक विचारधारा के तहत पार्टी बनती है। पार्टी कैन नॉट बी अ मशीन
टू बी यूज्ड और अगेंस्ट और विथ सम अदर पार्टीज एजेंडा, वो नहीं कह सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि विचारधारा पर भी पार्टियां अपने काम करें, और चुनाव आयोग वक्त दर वक्त ये चेक करता रहता है। तीसरा जो बड़ा कारण है, राष्ट्रीय राजदल के लिए जो मानदंड बनाए गए हैं उनको पूरा न कर पाना। जैसे राष्ट्रीय दल की मान्यता रद्द होने का आधार, आपको पता होगा कि जदयू राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए सारी जद्दोजहद कर रही थी, बन नहीं पाई। लोजपा भी लगातार देखिए, दिल्ली चुनाव लड़ना हो या झारखंड चुनाव लड़ना हो, उसकी भी कोशिश है कि राष्ट्रीय दल वो बन जाए। कई पार्टियां, आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय दल बनने की उसने प्रयास किया, उसमें भी बहुत राज्यों में जाकर चुनाव उसने लड़ा। तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय दल के होने का या उसके जो उसके नियम है उसको पालन करने के लिए एक अलग प्रक्रिया है, क्षेत्रीय दल के लिए अलग प्रक्रिया है। यदि दल किसी राज्य के लोकसभा या विधानसभा चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट हासिल करने में विफल रहता है और पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सांसद निर्वाचित नहीं कर पाता है, उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। यदि दल कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटें का 2% सीट नहीं जीतती है, तभी उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। यदि दल लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 8% वैध मत हासिल करने में विफल रहता है, तब भी ऐसा होगा। आप देखिएगा कई नेता, मैं नाम फिर नहीं लूंगा, अक्सर देखिएगा 2 साल 3 साल पर पार्टी चेंज करते हैं, पार्टी बदलते हैं, बिल्कुल नई पार्टी लेके आ जाते हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण यही है, सिंबल बदल जाता है। आप देखिएगा कि कभी कड़ाही मिलता है, कभी छुन्नी मिल जाता है, कभी बेलचा, कभी हॉकी स्टिक, कभी कैंची। केस सैनी के साथ यही हुआ ना सर, हमने देखा उनका नाव छाप था, कुछ और मिल गया, कुछ और मिला, फिर लेडीज पर्स मिला था, फिर उनको वापस नाव मिल गया। किसी को देखिए गैस सिलेंडर मिल जाता है, किसी को देखिए कि कुछ लोकसभाओं में अलग सिंबल मिलता है, अलग लोकसभा में अलग सिंबल मिलता है, ये भी होता है। राज्य के दलों की मान्यता कैसे समाप्त होती है, उसका भी निर्धारण। यदि दल राज्य में वैध वोटों का 6% और विधानसभा में कम से कम 2 सीटें या लोकसभा में 1 सीट नहीं जीतता है, तो वो फंस सकता है। अब आप सोचिएगा आरएलएम कहां फंसी पड़ी है, क्योंकि ना तो उनके 1 सीट जो मिला था वो हार के बैठे हैं, और जो कुल मत है वो भी 6% मिला होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। इसलिए इस बार उन्हें ज्यादा सीटों पर लड़ना जरूरी है। यदि दल राज्य विधानसभा में कुल सीटों का कम से कम 3% या न्यूनतम 3 सीटें नहीं जीतता है, तो यानी इस बार कई दल फंसे पड़े हैं। वीआईपी, क्लियर है, एलजेपी, इस बार का क्लियर है कि आप अगर नहीं लड़ो या मरो वाली स्थिति आ गई है। हम, आरएलएम, पशुपति पारस, लोजपा रामविलास, और भी आईआईपी, ये कई पार्टियां हैं जिन पर तलवार लटकी रहेगी कि वो 3% वोट लेके आए या कुल सीटों का 3% लेके आए, या माफ कीजिएगा 3% वोट नहीं, कुल सीटों का 3% सीट लेके आए या न्यूनतम 3 सीटें जीते। अगर ये नहीं जीतते हैं तो समस्या उत्पन्न होगी। इसीलिए देखिएगा कि नई पार्टी होने के बावजूद भी आईपी गुप्ता 10 सीटों की डिमांड सामने रख रहे हैं और दोनों गठबंधनों से उनकी बातचीत लगभग चल रही है। फिर देखिए, और चौथा जो बड़ा कारण जिसके चलते पार्टी की मान्यता समाप्त हो सकती है वो है धोखाधड़ी या गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होना। यदि दल का पंजीकरण धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है तब भी ऐसा हो सकता है। आपने सुना होगा जन स्वराज को लेकर ये चर्चा चल रही थी। बिल्कुल, हाँ। यदि दल को केंद्र सरकार द्वारा अवैध घोषित किया जाता है, केंद्र सरकार चाहे तो अवैध घोषित कर केंद्र सरकार कर सकती है। नड्डा के बयान से इसको जोड़िएगा मत, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। यदि दल अपने आंतरिक संविधान में संशोधन करता है और ईसीआई को सूचित करता है कि वह भारतीय संविधान का पालन नहीं करेगा, मतलब भारतीय संविधान का पालन करना है, अगर वो आप नहीं करते हैं तो फिर तो ऐसे ही खत्म है। तो जांच और नोटिस जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन, वो संबंधित दलों के कारण बताओ नोटिस जारी करता है और व्यक्तिगत सुनवाई भी करता है। अगर आकर अवसर पे आप नहीं आते हैं तो फिर डिफॉल्टर घोषित करके फिर आपके सिंबल को फ्रीज कर दिया। हमने दिखाया भी था सर खबर ये कि नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया और महज 15 से 20 दिनों का समय दिया गया था तमाम पार्टियों को कि आप आकर के अपना जस्टिफिकेशन दे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट और तथ्यों के आधार पर ईसीआई मान्यता रद्द करने का निर्णय लेता है। अपील करने की जो प्रोसीजर है वो भी है इसमें। प्रभावित दलों को ईसीआई के निर्णय के खिलाफ 30 दिनों के अंदर अपील करने का अधिकार होता है। आप चाहें तो कर सकते हैं, इन दलों को भी है जो 300 साढ़े 300 दल हैं इनमें। उसके अलावा चुनाव चिन्ह, दल को आवंटित रिजर्व चुनाव चिन्ह वापस लिया जाता है अगर आप नहीं प्रक्रिया फॉलो करते हैं। सुविधाएं, इस बार कई पार्टियों को सुविधाएं नहीं मिलने जा रही हैं,
कई ऐसे दलों को भी नहीं मिलने सुविधा जो कि चुनाव आयोग देता है जी। उसमें है मुफ्त मतदाता सूची, चुनाव सामग्री और प्रचार के लिए समय और स्थान जैसे लाभ समाप्त हो सकते हैं। इस बार कई दलों के हुए हैं जी। पब्लिक फंडिंग, दल सार्वजनिक फंडिंग और आयकर छूट अधिनियम 1961 और धारा 13A का लाभ नहीं ले सकता है। चुनाव लड़ने की क्षमता, मान्यता रद्द होने के बाद दल को पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त RUPP के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और वह कुछ मामलों में चुनाव लड़ने से असमर्थ हो सकता है जी। यानी आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, इसकी भी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर जो 17 पार्टियां हैं बिहार की, उनको जो छांटा गया है, 5 पार्टियां झारखंड की, उनको जो छांटा गया है, और 300 साढ़े 300 के आसपास जो पार्टियां हैं देश भर से, उनको जो उनकी जो मान्यता रद्द हुई है, ये केवल बानगी है, केवल ट्रेलर है। आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ देश बढ़ रहा है। कई क्षेत्रीय पार्टियों पर संकट का बादल मंडरा रहा है। आप देखिएगा इलेक्शन कमीशन तो अपने स्टैंड से पीछे हटेगा नहीं, क्योंकि तो प्रक्रिया है। तो वैसी स्थिति में वो दल जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है या तीसरे मोर्चे में बहुत प्रभावी नहीं है, उन दलों पर खासतौर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और कांग्रेस की बैठकों में क्षेत्रीय दलों की सम्मिलित होने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ गई है। अभी हाल ही में आपने देखा इंडिया गठबंधन की बैठक में सभी लोग आए थे, उसके पीछे भी यही डर है। एनडीए में भी कई दल कम सीटों के बावजूद एडजस्ट कर रहे हैं, उसका भी कारण यही है। विनेबिलिटी बढ़ जाएगी तो वोट शेयर वाला मामला एडजस्ट हो जाएगा, फिर पार्टी का मान्यता बच जाएगा। ये सब कहीं ना कहीं प्रक्रिया है, इससे सभी को डरने की आवश्यकता है। जो पार्टी कुछ सवाल है सर, जिस तरीके से 17 पार्टियों का नाम आपने बोला, बिहार की अब केवल बात कर लेते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव है, तो ये सबसे बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन लोकतंत्र का अगर कहा जाए तो हो सकता है अभी तक का, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में पार्टियों को निकालना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चुनाव को लेकर के जो पार्टियां हैं वो अपने आप में डर गई होंगी इस स्थिति में कि अब हमारे साथ भी हो सकता है। अक्सर देखिए जो टाइमिंग है ना, चुनाव आयोग की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और उचित भी है, विपक्ष सवाल खड़े कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन समस्या को समझाने का एक आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको। आपके घर में झाड़ू पोछा तो रोज लगता होगा, लेकिन विशेष सफाई कब होता है? दिवाली के टाइम। दिवाली के टाइम पूछने वाला पूछ सकता है ना कि दिवाली के दिन सफाई करने लगे। तो समय तय करता है, चुनाव है तो इसी समय नजाला साफ होगा। सही बात। जो कचरा है, जो समस्याएं हैं, वो चुनाव के वक्त ही, ताकि मेजोरिटी ऑफ जो है ना, जो गलत वोटर्स वो वोट न कर दें, या वो पार्टियां यहाँ पर आकर चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित न करें जो कागज पर ही केवल रजिस्टर्ड है, जिनका कोई ऑफिस नहीं है, जिनका कोई विचारधारा नहीं है, जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। तो वो छांटने के लिए, उसे शुद्धिकरण के लिए कहीं ना कहीं प्रयास किया गया। we should always see both side of the coin। ये कारण है। सवाल तो खड़े होने ही चाहिए बिल्कुल। चुनाव आयोग की टाइमिंग, चुनाव आयोग का प्रक्रिया, इन सब पर अगर लोकतंत्र के विपक्ष के द्वारा अगर दबाव बना रहेगा तो चीजें और व्यवस्थित और दुरुस्त होंगी। जी, कहीं ना कहीं से जिस तरीके से पार्टियों को हटाया गया, 17 दल बिहार से बाहर हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टियां उनका काम और आसान कर देंगी। उनके लिए कहीं ना कहीं ये फायदे की चीज रहेगी, भले ही वो चुनाव ना लड़े, लेकिन उनका अपना तो जनाधार जरूर होगा। देखिए ये चूंकि ये नियम है बना हुआ इलेक्शन कमीशन का, तो मैं उस पर तो बहुत नहीं बोलूंगा कुछ, लेकिन इतना जरूर तय है कि जो पार्टियां अपनी विचारधारा को जनता तक लेकर नहीं जा पाई हैं, जो पार्टियां चुनावी प्रक्रिया में बहुत शामिल नहीं हुई हैं, जो केवल कागज पर हैं, उन पार्टियों को फंड कहां से आ रहा है? क्या चुनावी प्रक्रिया को और लोकतंत्र के पार्टी वाले जो हिस्सा है उसका मिसयूज करके लोग पैसा कमा रहे हैं, या इसे बिजनेस मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दिया है, या एनजीओ की तरह यूज करके उसका कुछ और वैकल्पिक फायदा उठा रहे हैं? ये जांच करना भी इलेक्शन कमीशन का एक जिम्मेवारी है, और अगर वो कर रहा है तो निश्चित ही होना चाहिए। धन्यवाद सर। तो देखिए, तमाम मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे थे और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है। एक बात मैं बोलूंगा, आपने जो पूछा उसको एक लाइन मुझे और बोलना चाहिए था। जी बोलिए। कई पार्टियां ऐसी होती हैं जो प्रॉक्सी पार्टी के तौर पर काम करती हैं, मतलब वो फंड्स इकट्ठा करने का एक जरिया बना लेती हैं और फिर उन फंड्स को अलग पॉलिटिकल एजेंडे के लिए यूज करती हैं, किसी और पार्टी के लिए। तो प्रॉक्सी पार्टियां भी एग्जिस्ट करती रही हैं
लोकतंत्र में, जी। चुनाव आयोग उसे भी समाप्त जी। करने की कोशिश करता है। मतलब सबसे बड़ी सफाई चुनाव आयोग करने की तैयारी में। अब जो पारदर्शिता की बात हो रही है कि नहीं, चुनाव आयोग कहीं ना कहीं दोहरापन अपना रहा है, तो चुनाव आयोग अब क्लियर है। तो खाली जनता का सफाई होगा, नेताजी का भी सफाई होना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो देखिए, तमाम बातचीत हो रही थी और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, देश भर की 300 से ज्यादा पार्टियों को निकाल दिया है, उनको डिलिस्ट कर दिया है। और इसके अलावा बिहार में अगर बात कर ले तो बिहार की 17 पार्टियों का नाम कट गया है, उनका सपना चुनाव लड़ने का कट गया। हालांकि उनको कुछ समय जरूर दिया जाएगा ताकि वो एक बार फिर से अपने लिए आवाज उठा सके। फिलहाल उस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।